उपाध्याय जी की पावन स्मृति महोत्सव के अवसर पर समारोह में उपस्थित केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एचपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री जयवीर सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित श्री बी सतीश जी, स्मारक समिति के अध्यक्ष श्री मधुसूदन दादू जी, मेला समिति के अध्यक्ष श्री सोहनलाल जी, मंत्री मेला समिति श्री मनीष अग्रवाल जी, कोषाध्यक्ष मेला समिति श्री नरेंद्र पाठक जी, ग्राम प्रधान श्रीमती सविता जी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बबीता चौहान जी, माननीय विधायक श्री पूरण प्रकाश जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सभी उत्साही युवा ऊर्जा के धनी मेरे सभी युवा साथी, उपस्थित बहन और भाइयों, आज भारत के एक ऐसे महापुरुष का, जिन्होंने स्वतंत्र भारत को भारत की एक दृष्टि दी, भारत और भारतीयता के बारे में उन पक्षों से अवगत कराने का कार्य किया जिस पर कि विकसित भारत की आधारशिला टिकी है। ऐसे अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पवित्र स्मृति महोत्सव के साथ हम सब यहां पर जुड़ रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की समग्र दृष्टि भारत और भारतीयता के प्रति जो थी, आज भारत में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, एक परिवर्तन के पीछे ये वही जीवन दृष्टि है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1950 के दशक में इस देश को और उस समय के यानी स्वतंत्र भारत को और उस समय के राजनीतिक नेतृत्व को बड़ी प्रखरता के साथ प्रदान किया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो कहना था, हम देखेंगे उनको सूत्र वाक्य में उनके द्वारा कही गई बातें, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। अर्थनीति का आधार स्वदेशी होना चाहिए और किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का पैमाना सबसे ऊंचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से नहीं, बल्कि समाज में सबसे नीचे बैठे हुए पायदान पर
बैठे हुए व्यक्ति के मार्ग से की जानी चाहिए। और आज आप देखते होंगे जो दृष्टि, जो विजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1950 और 1960 के दशक में भारत के राजनीतिक नेतृत्व को, समाज जीवन को जो दृष्टि दी थी, आज उसी का परिणाम है कि पिछले 11 वर्ष में हम सब ने एक बदलते हुए भारत को देखा है। बहनों और भाइयों, ये बदलता हुआ भारत 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, यही तो एक दृष्टि है जिसे मूर्त रूप लेने में भले ही 60 वर्ष लग गए हों, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार होता है जब भारत आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी के मंत्र को सुनता है और उसको प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारते हुए देखता है। परिणाम है भारत का ये मॉडल प्रत्येक क्षेत्र में आज दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा बन जाता है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें पिछले 11 वर्ष में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति न की हो? कौन सा ऐसा क्षेत्र है? और ऐसा नहीं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी को अवसर प्राप्त हुआ, इससे पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कैसे करना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से गांव-गांव की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने का कार्य हो, अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भूखों नहीं मरेगा, उसके लिए अंत्योदय, अन्नपूर्णा, बीपीएल और एपीएल की अन्न की योजना उन्होंने लागू करके जनजातीय क्षेत्रों में 1 रुपये किलो उस समय उन्हें चावल उपलब्ध करवाने का काम जनजातीय क्षेत्रों में किसी ने किया था? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। और पिछले 11 वर्ष में आपने देखा होगा इस नए बदलते हुए भारत को। आज भारत जो कभी दुनिया के अंदर बॉटम 5 पे गिना जाता था, आज वह दुनिया की टॉप की 4 बड़ी अर्थव्यवस्था में उस भारत का नाम है और अगले वर्ष तक भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ये जो भारत के नए भारत का दर्शन है, ये हर एक क्षेत्र में है, क्या विरासत में, क्या विकास में, क्या युवाओं के कल्याण के लिए की गई और उनके उत्थान के लिए बनी हुई योजनाओं में हो, क्या अन्नदाता किसानों के हित के लिए बनाई गई योजनाएं, क्या श्रमिकों के लिए जीवन में आने वाली उनकी खुशहाली हो, या फिर व्यापारियों के कल्याण के लिए बनाई हुई योजनाएं जीवन के प्रत्येक पक्ष को ध्यान में रख करके पिछले 11 वर्ष में हम सब ने अपनी आंखों से बदलते हुए भारत को देखा है। जो पिछली सरकारों में जो लोग अपने को सेकुलर कहते थे, उनकी सरकारों में जो भारत को दुनिया की एक ताकत बनाने का जो असंभव सा शब्द जुड़ा हुआ था, इस असंभव को संभव बनाने का काम पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मंत्र को आत्मसात करते हुए उसको प्रभावी ढंग से संभव बनाने का काम किया है। यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मंत्र में असंभव को संभव बनाने का मंत्र छुपा हुआ है और असंभव को संभव बनाने का यही मंत्र है जो आज पिछले 5.5 वर्ष से लगातार 80 करोड़ भारतीयों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। हर महीने हर भारतीय, गरीब भारतीय के घर में 5 किलो राशन फ्री में उपलब्ध हो जाता है। बहनों और भाइयों, यही नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए बनाई गई योजनाएं, सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी स्कीम, जिसमें भारत के 11 करोड़ किसान 6,000 रुपए हर वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से प्राप्त करके सहकारों के शोषण से मुक्त हुए हैं। आज किसान को उसकी उपज का दाम दिया जा रहा है, लागत का 1.5 गुना दाम उपलब्ध करवाने का काम हो रहा है। श्रमिकों को उनकी सामाजिक सुरक्षा की बीमा की स्कीम के साथ जोड़ने का काम हुआ है। युवाओं के लिए मिशन रोजगार के साथ साथ स्टार्टअप और स्टैंडअप जैसी स्कीमों ने उनके जीवन में एक नया परिवर्तन लाया है। आज भारत का युवा जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनकर के दुनिया के युवाओं को नौकरी देने का मादा रखता है, उस प्रकार की क्षमता रखता है। नारी गरिमा की रक्षा करने के लिए पिछले 11 वर्ष में हम सब ने देखा है कैसे परिवर्तन आया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृ वंदना का कार्यक्रम हो, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम हो, खेलो इंडिया खेलों का कार्यक्रम हो, या नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से नारी गरिमा की सुरक्षा, उसके सम्मान और उसके स्वावलंबन के लिए चलने वाले अनेक कार्यक्रम, जिसका एक मॉडल अभी कुछ देर पहले यहां पर मैं दीनदयाल धाम में भी देख करके आ रहा हूं। कैसी सैकड़ों की संख्या में बहनें रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से अपने जीवन को स्वावलंबन के मार्ग पर प्रशस्त करते हुए अन्यों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। गौ आधारित खेती इस स्वदेशी का बेहतरीन मॉडल है। स्वदेशी है तो हम सशक्त हैं, स्वदेशी है तो स्वावलंबन भी है, स्वावलंबन है तो स्वाधीनता हमारी बनी हुई है, स्वाधीनता बनी हुई है तो हमें सशक्त होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है। और यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मंत्र था। याद करिए ना, लोग कहते थे क्या कश्मीर में धारा 370 हट पाएगी? हम तब भी नारा देते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। हर भारतीय जनसंघ का, हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने संस्थापकों के द्वारा दिए गए उस मंत्र को लेकर के, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में जो मंत्र देश को दिया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो हुंकार उस समय भरी थी, और उसके बाद जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ था, तब पंडित जी ने नारा दिया था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। और वह कश्मीर धारा 370 को सदैव में
दफन करते हुए, समाप्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी को कश्मीर के अंदर भी भारत का कानून लागू करके भारत का भिन्न हिस्सा बनाने का काम किया है। कश्मीर कांग्रेस और अन्य दलों के लोगों ने देश के लिए एक नासूर बनाया था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर को फिर से धरती का स्वर्ग बनाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, लोग कहते थे क्या अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा? हम तब भी कहते थे कि रामलीला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। संघ परिवार का, विचार परिवार का हर कार्यकर्ता इस नारे को लेकर के चलता था। हर कार्यकर्ता इस नारे को लेकर चलता था। देश के सेकुलर दलों के लिए असंभव था, लेकिन भारत की राष्ट्रवादी मिशन और भारत और भारतीयता के प्रति समर्पित हर नौजवान के लिए संभव था। और मोदी जी आए, डबल इंजन की सरकार आई, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया, रामलला विराजमान भी हो गए। जो उनके लिए संभव था वह मोदी जी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की दृष्टि ने उसे संभव बना करके भारत को भारतीय दृष्टि के साथ जोड़ने का काम किया है। बहनों और भाइयों, आज जब इस स्मृति महोत्सव के साथ जुड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है, समारोह में ठीक पहले मुझे यहां दीनदयाल धाम में गौ आधारित खेती के साथ साथ गौ आधारित औषधियों के साथ और मातृशक्ति के स्वावलंबन के इस अभिनव कार्यक्रम को भी नजदीक से देखने और जानने का अवसर प्राप्त हुआ। याद करिए, यही तो कहा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कि भारत की अर्थनीति का आधार स्वदेशी मॉडल होना चाहिए। स्वदेशी मॉडल होना चाहिए। जब हम भारत की ओर दृष्टि डालते हैं, भारत आज से 300 वर्ष पहले दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था हुआ करता था। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था भारत हुआ करता था दुनिया के अंदर। दुनिया की जीडीपी में, ग्लोबल जीडीपी में भारत का हिस्सा 25% से अधिक हुआ करता था। 25% से अधिक भारत का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन सन 1800 आते आते भारतीयों का जो शोषण हुआ, भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट किया गया, भारत की कृषि को विदेशी यंत्रों के भरोसे छोड़ दिया गया। धीरे धीरे करके ऐसी स्थिति पैदा होती गई, 1800 आते आते हमारे उद्योग धंधे बंद होते गए। पहले जिस भारत में आधी आबादी कृषि पर, आधी आबादी स्वदेशी उद्योगों पर निर्भर होकर के स्वावलंबन का और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का मॉडल प्रस्तुत करती थी, उद्योग धंधे, परंपरागत उद्यम बंदी की ओर गए। खेती पर निर्भरता बढ़ती गई, खेती महंगी होती गई, खेती का उत्पादन का लागत बढ़ता गया और भारत में फिर बंगाल की अकाल और तमाम प्रकार की ऐसी त्रासदियों का सामना भारत को करना पड़ा था, जिसमें करोड़ों की संख्या में लोगों को अकाल मौत का सामना करना पड़ा था। विदेशी हुकूमत ने देश के विकास की जड़ों को कमजोर करके, हिला करके रख दिया था। जब ये देश आजाद होता है तो जिस 300 वर्ष पहले जिस भारत का दुनिया के विकास में, दुनिया की अर्थव्यवस्था में 25% शेयर हुआ करता था, वही भारत
धीरे धीरे करके कम होता गया उसका शेयर, और आजाद होते समय 1947 में भारत का हिस्सेदारी केवल 4% रह गई। 4% रह गई। पिछले 75-78 वर्षों में भारत ने फिर अपनी विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ा करके जिस यात्रा को पिछले 11 वर्ष में हम सब ने अपनी आंखों के सामने देखा है, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई, तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। और उसका एक मॉडल उत्तर प्रदेश ने दिया है। वो मॉडल है स्वदेशी का। परंपरागत उद्यम के जो क्लस्टर एमएसएमई के उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, जिसको हमने एक जनपद एक उत्पाद के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया है। एक जनपद एक उत्पाद, इसने रोजगार का भी सृजन किया है। इसने यहां पर स्थानीय स्तर पर ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया है, स्वदेशी मॉडल भी दिया है। और इसी के लिए तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल। हमें जो लोकल है उसके लिए खूब मुखर होना होगा, खूब प्रभावी ढंग से इसका प्रचार प्रसार करना होगा, उसके बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करना होगा, लोगों को बताना पड़ेगा। और उसको बताने के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता कि 4 दिवसीय स्मृति महोत्सव के अवसर पर इस स्वदेशी मॉडल के स्टॉल लगे हुए हैं। प्रत्येक क्षेत्र में हमारी प्रगति क्या है उसके एक मॉडल के स्टॉल भी यहां पर लग करके यह नए भारत के लिए एक नई प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश जब यह देश आजाद हुआ था, देश का सबसे संपन्न राज्यों में गिना जाता था। देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का शेयर 14% हुआ करता था, लेकिन ये घटता गया, धीरे धीरे करके घटता गया। उत्तर प्रदेश जो नंबर 1 की अर्थव्यवस्था 1947 से 1960 के बीच था, हम लोग जब 17 में आए तब उत्तर प्रदेश देश की 7वीं 8वीं अर्थव्यवस्था रह गया था। और पिछले 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो एक नए सिरे से कार्य होना प्रारंभ हुआ है, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इन 8 वर्षों में हम उत्तर प्रदेश को फिर से देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनाने में सफल हुए हैं। ये नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनाने का जो योगदान है, इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन जिन कार्यों से हुआ है, उनमें से एक है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम, यानी जिसके एक जनपद एक उत्पाद का ये एक स्वदेशी मॉडल है। हमारा हस्तशिल्पी, हमारा कारीगर जो भी उत्पाद बनाता है, अगर हम उसको खरीदते हैं, उसके लिए बाजार उपलब्ध करवाते हैं, तो हमारा पैसा हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के जेब में जाएगा, वह देश के विकास में लगेगा। अगर हम विदेशी वस्तु खरीदते हैं, उसका मुनाफा विदेशों में जाएगा और फिर वही मुनाफा भारत के अंदर आकर के आतंकवाद के खिलाफ, उग्रवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि स्वदेशी वस्तुओं को हमें खरीदना चाहिए, उसको हम खरीदेंगे, हमारा पैसा हमारे देश में हमारे ही हस्तशिल्पी और कारीगरों की खुशहाली का आधार बनेगा, और खुशहाली का आधार बन करके भारत को समृद्ध और सशक्त बनाने में योगदान देगा। लेकिन अगर हमारा पैसा विदेशी कमा करके, मुनाफा कमा के लेता है, तो मान करके चलिए
कि हमारे पैसे का इस्तेमाल हमारे खिलाफ साजिश रचने के लिए, कहीं आतंकवाद में, कहीं नक्सलवाद में, कहीं उग्रवाद में इस पैसे का दुरुपयोग होगा और फिर भारत को कमजोर करने की वे सभी षड्यंत्र इसके माध्यम से होंगे। और इसी के लिए आज हम सब आपसे कहने के लिए भी आए हैं। पर्व और त्योहार आने वाले हैं। 4 दिनों तक स्मृति महोत्सव चलेगा और 4 दिनों के बाद 5वें दिन यानी 22 सितंबर शारदीय नवरात्रि का पहला दिन होगा और शारदीय नवरात्रि की प्रथम तिथि से लेकर के 9वीं तक जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान की नवरात्रि के आयोजन और नवरात्रि के बाद फिर विजयादशमी, ये क्रम चलेगा, ये क्रम चलेगा। और इस क्रम के साथ जुड़ते हुए विजयादशमी के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, नवरात्रि के अवसर पर हर भारतीय और हर सनातन धर्मावलंबी अपने किसी भी मेहमान के साथ, किसी भी अतिथि के साथ जुड़ता है तो गिफ्ट स्वरूप कुछ देना चाहता है तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम स्वदेशी वस्तु को ही उन्हें गिफ्ट के रूप में प्रदान करें। आप किसी के घर में जाते हैं, अगर यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों के द्वारा बनाए गए उत्पाद को, उनके प्रोडक्ट को गिफ्ट के रूप में देते हैं तो वह उसको भी अच्छा लगेगा, उसमें स्वदेशी का भाव भी होगा, वह पैसा हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जाएगा। हम यहां मथुरा में हैं, मथुरा में किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, दीनदयाल धाम में बने हुए गौ उत्पाद को अगर हम किसी को गिफ्ट के रूप में देते हैं तो उससे उसका लाभ ही होगा और उसका लाभ के साथ साथ इस उत्पाद का प्रचार भी होगा। यानी दोनों प्रकार से, और गौरक्षा का कार्यक्रम भी आगे बढ़ेगा, गौ मैया की भी कृपा बनेगी। ये मॉडल हमें अपनाना पड़ेगा। 17 के पहले मैं देखता था, पर्व और त्योहार के पहले चीन का उत्पाद हमारे बाजार में छा जाता था, लेकिन 17 के बाद जब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आया, एक जनपद एक उत्पाद की योजना हमने लागू की, आज पर्व और त्योहारों में उत्तर प्रदेश का हर नागरिक अपने अतिथि को, अपने मित्र को, अब किसी के जन्मदिन पर, किसी के शादी ब्याह में कोई भी गिफ्ट देता है तो गिफ्ट क्या देता है? उत्तर प्रदेश में बने हुए वस्त्र के रूप में, उत्तर प्रदेश से फिरोजाबाद के ग्लास की प्रतिकृति को दीपावली के अवसर पर गौधाम में बने हुए दिया, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, ये सभी प्रदान करते हैं। यहां बनी हुई औषधियां, ये सभी हम प्रदान करते हैं और परिणाम क्या होता है कि हमारा पैसा हमारे ही प्रदेश और देश के विकास में खर्च होकर के नए लोगों का रोजगार का सृजन करता है। एक जनपद एक उत्पाद योजना में आज 96 लाख यूनिट काम कर रही हैं और 2 करोड़ से अधिक लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर इसके माध्यम से नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। बहनों और भाइयों, एक तरफ यह मॉडल और दूसरी तरफ है जो प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के लिए स्टार्टअप के एक नए इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने का काम किया। आज भारत दुनिया के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम का दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में भारत उभरा है। स्टार्टअप केवल आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में ही नहीं हो सकता। ये जितने भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के हमारे यूनिट हैं, ये भी अपने आप में एक स्टार्टअप है। ये गौधाम में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम में
गौ आधारित उत्पाद जो यहां पर बनाए जा रहे हैं, यह भी अपने आप में एक स्टार्टअप है। इसको प्रमोट करना, इसको आगे बढ़ाना, इसका प्रचार प्रसार करना, धीरे धीरे करके यह एक नई कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाएगा। लोगों के जीवन में इसके माध्यम से नई प्रवृत्ति पैदा होगी और ये चीजें आगे बढ़ेंगी। धीरे धीरे करके हम ग्राम स्वराज की इस परिकल्पना को साकार करने में सफल होंगे, जो अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आज से 70 साल पहले, 60 साल पहले देखा था और उत्तर प्रदेश और देशवासियों को दिया था। बहनों और भाइयों, आज इसके लिए अनेक स्कीम चल रही है। युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी की गारंटी तो है ही, उनके लिए अध्ययन के दौरान उनके लिए पीएम इंटर्नशिप की स्कीम और सीएम इंटर्नशिप की स्कीम भी उपलब्ध करवाई गई है। उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में हम लोगों ने निर्णय किया है, उत्तर प्रदेश सरकार में वह सफाई कर्मी हो या किसी ऑफिस में या किसी भी सरकारी व्यवस्था के माध्यम से संचालित किसी संस्थान में आउटसोर्स और संविदा पर कार्यरत कार्मिक, उसको मिनिमम मानदेय देने की गारंटी, यानी कम से कम 16,000 से 20,000 रुपए मानदेय उसको हर हाल में मिलना ही मिलना चाहिए। इसकी गारंटी अब सरकार देने जा रही है और कोई उसमें मानदेय को कम नहीं कर सकता। कोई करेगा तो उसके खिलाफ सरकार त्वरित कार्रवाई कर देगी। युवाओं का शोषण नहीं होना चाहिए, कार्मिकों का शोषण नहीं, बल्कि उसको आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्राप्त हो। एक नई स्कीम युवाओं के लिए चलाई गई, सीएम युवा उद्यमी स्कीम। कोई भी युवा अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है तो स्टार्टअप के लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई है और बनाने की व्यवस्था की है कि पहले चरण में हम उसको चयन करेंगे, चयन करके उसको प्रशिक्षण करवाएंगे, 5 लाख रुपए तक क्या लोन गारंटी मुक्त देंगे, ब्याज मुक्त देंगे, यानी ब्याज भी गारंटी भी सरकार देगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 70,000 से अधिक युवाओं ने अब तक इससे लोन ले लिया है, जनवरी से लेकर अब तक। हमें 1 लाख युवाओं को देना था, 70,000 अभी पूरे हो गए। अगर वह मूलधन जिसमें मार्जिन मनी 10% सरकार दे रही है और बाकी पैसा वह समय पे वापस करता है तो अगली बार उसे 7.5 लाख रुपए गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त प्राप्त होगा। तीसरी बार में हम उसको 10 लाख रुपए की सुविधा देंगे। यानी धीरे धीरे करके हमारा युवा जॉब सीकर नहीं, प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप जॉब क्रिएटर बनकर के नए नए लोगों को रोजगार और नौकरी देने की सामर्थ्य अपने आप विकसित करेगा। ये कुछ मॉडल हैं और यह मॉडल हम एग्रीकल्चर में भी लागू कर सकते हैं, गौ आधारित खेती में भी कर सकते हैं, गौ आधारित उत्पाद में भी कर सकते हैं, टूरिज्म में कर सकते हैं, शिक्षा में कर सकते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए उत्पाद में कर सकते हैं। हर एक क्षेत्र में इसकी संभावना है और उत्तर प्रदेश तो पहले से ही इसके लिए अत्यंत समृद्ध क्षेत्र रहा है। आज का समय युवाओं का समय है और मैं आप सबसे इस बारे में आग्रह करना चाहूंगा। इस मामले में दुनिया के अंदर भारत सौभाग्यशाली है। भारत दुनिया के अंदर सबसे अधिक युवा शक्ति रखता है। भारत में भी उत्तर प्रदेश सबसे अधिक युवा ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। हमारी कुल आबादी का 60% युवा है। ये युवा अत्यंत ऊर्जावान है, प्रतिभाशाली है
जब भी इसको अवसर प्राप्त हुआ है, इसने अपनी प्रतिभा का लोहा दुनिया को मनाया है। उस युवा से हमारी यही अपेक्षा है। प्रधानमंत्री जी ने विजन दिया है। यह वर्ष भारत के संविधान को लागू होने के अमृत महोत्सव का वर्ष है। 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इन 75 वर्षों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के माध्यम से उन्होंने भारत से जो अपेक्षा की थी, उसके अनुरूप भारत को बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का एक संकल्प भारत के नौजवानों को दिया है। विकसित भारत का एक संकल्प जिसमें विरासत का सम्मान होगा, गुलामी के चिन्हों को समाप्त करेंगे, एकता और एकात्मता के लिए कार्य करेंगे, सेना, अर्धसेना और यूनिफॉर्म धारक अपने जवानों का सम्मान करेंगे, एकता और एकात्मता के लिए कार्य करेंगे, सामाजिक समता मूलक समाज के निर्माण के लिए हम सब मिलकर के कार्य करेंगे और नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। नागरिक कर्तव्य का मतलब जो जिस क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए राष्ट्र प्रथम भाव के साथ अपने जीवन का मंत्र बना करके जब हम कार्य करेंगे तो 2047 में जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तो शताब्दी महोत्सव के अवसर पर भारत दुनिया का सबसे बड़ी ताकत होगी, सबसे बड़ी विकसित देश के रूप में भारत अपने आप को स्थापित कर चुका होगा। उस भारत के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश को विकसित बनाना होगा। विकसित बनाना है उत्तर प्रदेश को, तो मथुरा से शुरुआत होनी पड़ेगी। मथुरा से शुरू करना है तो नगला चंद्रभान में भी, फराव में भी उस प्रकार का विकास दिखना चाहिए। गांव आत्मनिर्भर बने, गांव आत्मनिर्भर बने, नगर आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भरता का इस मॉडल हर क्षेत्र में हमें लागू करना पड़ेगा, हर क्षेत्र में लागू करना पड़ेगा। व्यापक संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्वदेशी दृष्टि। प्रावलंबन नहीं, दूसरों पर निर्भरता नहीं, बल्कि स्वदेशी मॉडल हम देंगे और आत्मनिर्भरता का वो मॉडल देंगे। और वह मॉडल ग्राम इकाई से शुरू होता है। ग्राम इकाई आत्मनिर्भर हो जाएगी, नगर इकाई आत्मनिर्भर हो जाएगी, तो जनपद अपने आप ही आत्मनिर्भर और विकसित हो जाएगा। जनपद आत्मनिर्भर और विकसित हुआ तो प्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता। और प्रदेश अगर आत्मनिर्भर और विकसित हो गया तो देश आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, रोजगार का सृजन होगा, युवाओं को नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इन पंच प्रण को जीवन का मंत्र मान करके अगर हर भारतवासी कार्य करने लग जाएगा, कोई कारण नहीं कि पंडित जी की विजन के अनुरूप हम भारत को दुनिया की नंबर 1 ताकत बनाने में अवश्य सफल होंगे। इसमें कोई संदेह किसी भी भारतीय को नहीं होना चाहिए। और आज जब हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति महोत्सव के अवसर पर आए हैं, हम अंग्रेजी तिथि के अनुसार 25 सितंबर की तिथि को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं।
लेकिन उनकी पावन जन्मभूमि में अश्विन कृष्ण त्रयोदशी जो हमारी पंचांग की तिथि है, उसके अनुसार उनके पावन जन्मदिन के कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। और आज पंचांग की तिथि के अनुसार हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जन्मोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृतियों को नमन करता हूं। प्रदेश सरकार की ओर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, इस अवसर पर मुझे दो बातें कहनी है। एक, यहां पर जो पहले से नगला संजा अकोस मार्ग पर एक पुल था जो बह गया था, हम लोगों ने उसको अपनी स्वीकृति दे दी है और बहुत शीघ्र उसका निर्माण का कार्य यहां पर प्रारंभ होगा। और दूसरा, यहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मभूमि स्मारक समिति में जो पर्यटन केंद्र है, वहां पर एक अतिथि भवन के निर्माण और साथ साथ जो पंडित जी की कुटिया थी, उनकी पावन जन्मभूमि का उनका दिव्य भूमि है, उस दिव्य भूमि को हम लोग सोलर लाइट से, उसको सोलर पैनल लगा करके पूरा ग्रीन एनर्जी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। इसके लिए भी हम लोग राज्य सरकार की ओर से इस पूरी व्यवस्था को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन स्मृति महोत्सव के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी प्रेरणा विकसित भारत के सपने को साकार करने में हम सबको के लिए सहायक होगी। इस विश्वास के साथ आप सभी को मैं आगामी शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की हृदय से बधाई देता हूं। मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की